शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि बडंगपेट नगर निगम को आदर्श निगम बनाया जाए। मंत्री ने नगर निगम के तहत 15 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। मंत्री सबिता ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केटीआर की विशेष पहल से करोड़ों रुपए के विकास कार्य और विशेष दृष्टि से निगम का व्यापक विकास कर इसे एक आदर्श निगम बनाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केटीआर और शहरी विकास बांधों के निर्माण और स्वच्छता के हिस्से के रूप में नगर पालिकाओं और निगमों से बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य भर में 1200 करोड़ रुपए से नहरों के विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से 110 करोड़ रुपए माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे हैं। पूरे तेलंगाना में ग्रुप 1 की परीक्षा हुई है। अधिकारियों ने पूरी जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। 1994 केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक हुई है। टीएसआरटीसी ने विभिन्न मार्गों से परीक्षा केंद्रों पर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए बस सुविधा की व्यवस्था करी है और परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू थी। परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे से 10:15 पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई। देरी से आने के कारण अधिकारियों ने बाद में आने वाले को परीक्षा देने के नहीं दिया। शहर के नए कई कॉलेजों के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए ही जाना पड़ा। स्वास्थ्य निदेशक गडाला श्रीनिवास राव ने घोषणा करी है कि वह मुख्यमंत्री केसीआर के आशीर्वाद से राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने ये घोषणा करी है कि वह अगले चुनाव में कोत्तागुडेम से चुनाव लड़ेगी और राजनीतिक एंट्री पर शनिवार को डीएच ने सफाई दी है। कोत्तागुडेम ने शनिवार को श्रीनगर कॉलोनी स्थित जनीथम कार्यालय में मीडिया से बात करी और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्र रूप से या अन्य दलों से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि कोत्तागुडेम में रोजगार के कोई अवसर नहीं है और कई लोग हैदराबाद और देश के अन्य हिस्सों में प्लान कर रहे हैं। श्रीनिवास राव ने इस मामले पर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को एक खुला पत्र लिखा है। गडाला श्रीनिवास राव जेएसआर ट्रस्ट ने लोगों के लिए सेवा कार्यक्रमों के बारे में बताया। श्रीनिवास राव लगातार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर मुफ्त चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोत्तागुडेम क्षेत्र में जेएसआर ट्रस्ट की स्थापना करी है, जहां उनका जन्म हुआ था और वह शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सृजन के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोत्तागुडेम सर्वजन अस्पताल में 2 करोड़ रुपए से ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रीनिवास राव ने कहा है कि वह फिलहाल डॉक्टर के तौर पर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब वह सीधे लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता मल्लू रवि ने कहा है कि इस महीने की 12 तारीख को पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा की संभावना है। मल्लू रवि की मुलाकात बीआरएस एमएलसी दामोदर रेड्डी, जुपल्ली कृष्ण राव और अन्य ने करी थी। बाद में मल्लू रवि बोले, उन्होंने कहा है कि वार्ता राजनीतिक पुनर्मिलन के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा है कि वह नगर कर्नूल में नागम जनार्दन रेड्डी से भी चर्चा करेंगे। जना रेड्डी उनसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जुपल्ली से भी इस बारे में चर्चा करी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद संयुक्त पलामूरू जिले के राजनीतिक दिलचस्प हो गई है और बीआरएस से निर्वासित और असंतुष्ट नेताओं की निगाहें पार्टी तक टिकी हुई हैं। कोल्हापुर में पूर्व मंत्री जुपल्ली वानापर्थी और से मेघा रेड्डी और हाल ही में नगर कर्नूल में एमएलसी कुचुकुल्ला दामोदर रेड्डी उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। हसम पार्टी जो नेताओं को जोड़ने के बारे में सोच रही है, एक कदम आगे बढ़ रही है। उन क्षेत्रों में पहले से पार्टी की सेवा कर रहे नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं के बीच सुलह की कोशिश कर रही है। अभी तक जीएचएमसी के एनफोर्समेंट स्टाफ ने यह कहते हुए चालान जारी किया है कि अगर फ्लैक्सी बोर्ड लगा दिया है या फिर होर्डिंग भी देखा है तो 50,000 रुपए का जुर्माना और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 4 साल तक शहर भर में पाए गए उल्लंघनों
पर 160 करोड़ रुपए के चालान लिखे गए हैं, लेकिन जो खजाना पहुंचा वह केवल 30 करोड़ रुपए का ही था। जेएमसी के प्रवर्तन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बाकी चालानों का नागरिकों ने नजरअंदाज कर दिया है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़कों पर कूड़ा डालने, निर्माण सामग्री लगाने, पानी डालने, दीवारों पर दिखाई व दस्तावेज चिपकाने, अनाधिकृत होर्डिंग व अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड लगाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। 3 से 4 साल में जुर्माने की कुल कीमत 160 करोड़ रुपए पहुंच गई है और जिसमें से 30 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए हैं। कई लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया है कि प्रचार विज्ञापनों पर बार बार जुर्माना लगाया जा रहा है। आईएएस अधिकारी पति पर उनकी पत्नी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और प्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। कोर्ट ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पूरी जानकारी में कहा जा रहा है कि तेलंगाना कैंटर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा का प्रतीक स्थान बिहार का दरभंगा जिला है। 2021 में उन्होंने कोरबा क्षेत्र की एक युवती से शादी करी थी और उसी समय लड़की के माता पिता ने दहेज में 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर लिए थे। हाल ही में उनके पति पर कई आरोप लगे थे। कोरबा एसपी को दी अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि वे उसे शादी के बाद अतिरिक्त दहेज लाने के लिए परेशान कर रहे थे, घरेलू हिंसा कर रहे थे और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरबा कोर्ट की दरवाजा खटखटाया। इस संदर्भ में कोर्ट ने संदीप कुमार झा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के नए आदेश जारी कर दिए हैं। संदीप कुमार वर्तमान में तेलंगाना आईटी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। हैदराबाद के बसवंतारकम कैंसर अस्पताल में नंदमूरी बालकृष्ण का जन्मदिन समारोह बनाया गया और अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के बीच बलिया ने अपना जन्मदिन मनाया और इसी मौके पर बलिया ने बड़ा सा केक काटकर बच्चों को खिलाया और उपहार देकर सरप्राइज कर दिया। और इसी के बाद उन्होंने कार्यक्रम में आए स्टाफ, डॉक्टर्स, मरीजों और प्रशंसकों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि इस जन्मदिन के जश्न ने उन्हें एक बार फिर उनकी जिम्मेदारियों की याद दिला दी और ऐसा कहा जाता है कि धरती पर बहुत कम महान लोग होते हैं और वे सोचते हैं कि वे समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। बलिया ने कहा है कि उनके पिता स्वर्गीय नंदामूरी तारक रामराव भी इसी जनजाति के थे। उन्होंने कहा है कि एनटीआर ने मुख्यमंत्री, अभिनेता और एक अस्पताल के संस्थापक के रूप में कई महान काम किए हैं और वह उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल और जो उनके पिता द्वारा गरीबों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, बिना किसी लाभ के उद्देश्य से और केवल सेवा भाव के साथ सभी को सेवा प्रदान कर रहा है। भाजपा महाजन संपर्क अभियान के नाम से विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मोदी के 9 साल के राज के बारे में लोगों को समझा रहे हैं और इसी के अलावा सांसदों द्वारा बड़ी जनसभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि उसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना आएंगे और इसी महीने के अंत में उनके दौरे की संभावना है। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी थोड़ी मुश्किलें में आ गई थी। इससे प्रदेश नेतृत्व को उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी राज्य में आते हैं तो पार्टी में उत्साह बढ़ेगा और वे अगले चुनाव में सक्रियता से काम करेंगे। पीएमओ को एक अनुरोध पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन दौरे को स्पष्ट करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं। प्रधानमंत्री का तेलंगाना दौरा तय होता है तो हफ्ते के अंतराल में 3 बड़ी जनसभाएं होगी और इसी महीने की 15 तारीख को केंद्रीय मंत्री अमित शाह सभा खम्मम में है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संयुक्त महबूबनगर जिले के नगर करनाल संसदीय क्षेत्र में आयोजित बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये दोनों मुलाकातें सिर्फ 10 दिनों में होंगी और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की पुष्टि होने पर इस महीने के अंत में सभा या रैली करने की संभावना है। यानी 2 हफ्ते के अंतराल में बीजेपी की ओर से 3 विशाल जनसभाएं की जाएगी। पुजारी के हाथों हुई अप्सरा की हत्या के मामले में पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में पता चला है कि अप्सरा पहले से ही शादीशुदा थी। ज्ञात होता है कि अप्सरा अपने पति से अनबन के कारण मायके में रह रही थी। अप्सरा पहले कुंडली के लिए साई कृष्ण के पास गई। साई कृष्ण ने अनुष्ठान के नाम से अप्सरा से संपर्क किए हैं और इसी क्रम में उनके बीच संबंध बन गए। अप्सरा ने साई कृष्ण पर शादी करने का दबाव डाला, नहीं तो उसने साई कृष्ण को धमकी दी कि वह दोनों के रिश्तों का खुलासा कर देगी। जैसे जैसे अप्सरा की धमकियां बढ़ती गई, साई
साई कृष्ण ने अप्सरा की हत्या का षड्यंत्र बनाया। साई कृष्ण ने इसी महीने की 3 तारीख को अप्सरा की बेरहमी से हत्या कर दी। कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी एक बार फिर से पूर्व मंत्री विवेका हत्याकांड की सीबीआई जांच में शामिल हुए हैं। सुबह 10 बजे हैदराबाद सीबीआई कार्यालय आए और अविनाश रेड्डी से अधिकारियों ने लंबी पूछताछ करी है और करीब 7 घंटे तक सीबीआई की जांच चली है। विवेका हत्याकांड में सीबीआई ने सांसद अविनाश रेड्डी को 8वां आरोपी बनाया है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने की 31 तारीख को इस मामले में अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दी थी। सीबीआई ने पिछले शनिवार को भी अविनाश रेड्डी से पूछताछ करी थी और अग्रिम जमानत के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार अविनाश रेड्डी प्रत्येक शनिवार को सीबीआई जांच में भाग ले रहे हैं। सीबीआई अधिकारियों ने सांसद अविनाश रेड्डी से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 बजे तक पूछताछ की। सीबीआई ने अविनाश रेड्डी का बयान दर्ज। सीएस शांति कुमारी ने कहा है कि तेलंगाना ने 9 साल में जो विकास हासिल किया है वह किसी अन्य राज्य ने हासिल नहीं किया है। राज्य के दशक समारोह के हिस्से के रूप में MCR HRD में तेलंगाना सुशासन दिवस भव्य रूप से मनाया गया। ज्योति प्रज्वल के साथ शुरू हुए इस सुशासन दिवस पर कई सचिवों ने पावर पॉइंट के माध्यम से अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में हमें बताया है। और सीएस शांति कुमारी ने कहा है कि CM KCR के मार्गदर्शन में तेलंगाना ने वो मुकाम हासिल किया है जो देश के किसी भी राज्य ने हासिल नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंचाई, कृषि, IT, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, सुशासन, कानून व्यवस्था, जिस भी क्षेत्र को लिया जाए उन क्षेत्रों में रिकॉर्ड प्रगति हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में गर्मियों के भीषण जल संकट होता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। उन्होंने साफ किया है कि इन 9 सालों में कई चमत्कार हुए हैं और इसका मुख्य कारण CM KCR की योजना है। BRS पार्टी छावनी विधानसभा मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र प्रभारी मणि राजशेखर रेड्डी ने छावनी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। बोर्ड के पूर्व सदस्य पांडु यादव ने स्थानीय नेताओं के साथ आनंद नगर और अमर ज्योति नगर का दौरा किया है और उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। नाला ने अधिकारियों को पीने के पानी की समस्या के बारे में जानने और समस्याओं को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है। और देखा जाए तो इसी मौके पर मेरी राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि वह लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। किसी तरह की परेशानी होने पर उनसे अब संपर्क करने को कहा है। इसी कार्यक्रम में BRS नेता मुक्पीडी मधुकर, प्रवीण यादव, वेदेश और शिवा और अनीता ने हिस्सा लिया। कुकटपल्ली प्रत्याशी CH धर्मा ने कहा है कि कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत के उद्देश्य से केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ओल्ड बोइनपल्ली डिवीजन के HIL पार्क से समता नगर होते हुए उन्होंने घर घर जाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी विकास कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार बनने के बाद से जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार और स्थानीय नेतृत्व उचित ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओल्ड बोइनपल्ली संभाग में सत्ता पक्ष नेता मनमर्जी से जमीन हड़प रहे हैं। RS प्रवीण कुमार ने कहा कि सरकार ने तेलंगाना गठन समारोह के लिए 102 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन समारोह को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा है कि बजट के मुख्यमंत्री विशेष विकास कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 1,000 करोड़ रुपए उनके अपने अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं। छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया के 5,000 करोड़ जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मन उडू मनाम बंडी योजना के कार्यों को 7,000 करोड़ का कमीशन देने वाली कंपनियों के बांधने पर ध्यान दिया जा रहा है। छात्रों को समय पर पुस्तक व गणवेश की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। IIT बसरा के छात्र जवाब देना चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में आने के लिए राज्य के CM ने 20 दिनों तक धरना क्यों नहीं दिया है। RS प्रवीण कुमार लोगों को बताना चाहते हैं कि इन 10 सालों में कितने गुरुकुल स्कूलों ने अपने भवन बनाए हैं।